हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंग्लिश पैडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जुलाई सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जुलाई सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाह रहा है या इससे पहले बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट के हर सिलेबस से हम आपके लिए लाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट जुलाई के एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण का आधार है। पहला ऑप्शन है हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत गठन। दूसरा है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरण। तीसरा है इमिटेशन, ठीक है, और चौथा है ओरल अप्रोच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मोटिवेशन का, यानी किसी भी भाषा को सीखने का जो आधार होता है, ठीक है, यानी प्री रिक्विजिट होता है, वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ, यानी भाषा सीखना है, क्या है। पहला है लास्ट ऑफ प्रोसेस, दूसरा है इंस्टेंट प्रोसेस, तीसरा है ग्रेजुअल प्रोसेस और चौथा है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी लर्निंग लैंग्वेज इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी किसी भी भाषा को आप क्या करते हैं, क्रमिक प्रक्रिया में सीखते हैं। क्रमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, आप किसी भी लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखते हैं, आराम आराम से सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डेटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी बाधा है इंग्लिश को सीखने में, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको इंग्लिश सीखने में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। दूसरा है इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, यानी इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, इंग्लिश हैज़ अ वेरी वास्ट वोकेबलरी, यानी इंग्लिश का जो वोकेबलरी है, शब्दवाली है, वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज़ इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, यानी जो छात्र हैं, यानी जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है इंग्लिश सुनने और बोलने की, कहाँ, क्लासरूम के बाहर, यानी क्लासरूम के बाहर उन्हें बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने और सुनने का मौका नहीं मिल पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन एक्यूर्स ओनली व्हेन। क्वेश्चन क्या है, भाषा अधिग्रहण अर्जित होता है। ठीक है, अब भाषा अधिग्रहण कब होता है, ठीक है, जब, पहला ऑप्शन क्या है, द चिल्ड्रेन इज गिवन अवार्ड। दूसरा है द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। तीसरा है द चाइल्ड टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी एक भाषा अधिग्रहण अर्जित तभी हो सकता है जब द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, यानी जब बच्चे को, यानी बालक को किसी भी लैंग्वेज का बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया जाए, यानी विवरण दिया जाए। ठीक है, ना बच्चा लैंग्वेज अवार्ड देने से सीख सकता है, ना बच्चा कोई बहुत अच्छा ग्रामर सिखाने से वो लैंग्वेज सीख सकता है। ठीक है, यानी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को बच्चे के सामने क्या करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसका पूरा खुलासा देना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो भाषा अधिग्रहण कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इट इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मदर टंग है, यानी मातृभाषा है, ठीक है, क्लासरूम में, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस यानी उसके यूजेस को
ठीक है, मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्लासरूम में अपने मदर टंग का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, कहीं ना कहीं दूसरी भाषा सीखने में यानी सेकंड लैंग्वेज सीखने में, ठीक है, ज़्यादा मदर टंग के यूज होने की वजह से दूसरे लैंग्वेज को सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऑप्शन क्या है, कैसे क्लास में हम मदर टंग को मिनिमाइज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, यानी मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। दूसरा है गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम मदर टंग, मदर टंग में मातृभाषा में ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, यानी जो लक्षित भाषा है, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है जिससे सिखाया जा रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए, एक्सपोजर दिया जाए, खुलासा दिया जाए। और चौथा ऑप्शन है गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है, उसको समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपनाया जाए। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि मदर टंग के इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज करने के लिए क्लासरूम में से क्या करना पड़ेगा, जो टारगेट लैंग्वेज है उसका खूब इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सिंपल और ग्रेडेड मैनर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बच्चा जो है उसको बहुत बड़े पैमाने पर मेंटल प्रोसेस यानी अंतर्गति का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि का, रीजनिंग का। ठीक है, तो ये किस तरह की लर्निंग है? ठीक है, पहला ऑप्शन है स्पीकिंग यानी बोलना, दूसरा है मोटर स्किल लर्निंग, तीसरा है कॉन्सेप्ट लर्निंग और चौथा है वर्बल लर्निंग। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, वर्बल लर्निंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोटर लर्निंग स्किल क्या होता है। ठीक है, जब बच्चा जो है रोज़मर्रा की एक्टिविटी यानी डेली बेसिस पर जो भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, जैसे बोलना, चलना, फिरना, दौड़ना, ठीक है, खाना, ये क्या है, उसका मोटर लर्निंग स्किल है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट व्हाट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी निम्न में से कौन लर्निंग एंड एक्विजिशन के विषय में गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी एक्विजिशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा क्या है, लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, लर्निंग यानी अधिगम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तीसरा है लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी और चौथा है एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी जो लर्निंग और एक्विजिशन से रिलेटेड जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है, एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी अधिग्रहण जो है वो क्या करता है, यानी एक्विजिशन क्या करता है, कॉग्निटिव एबिलिटी को इंक्रीज करता है। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक योग्यता होता है, यानी अधिग्रहण संज्ञानात्मक योग्यता में मदद करता है। ये कथन क्या है, गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, एक्विजिशन यानी अधिग्रहण क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अधिगम यानी लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस होता है लर्निंग। और लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ठीक है, यानी लर्निंग से, अधिगम से, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का जो परिणाम होता है वो दक्षता के साथ होता है, यानी उसमें प्रोफिशिएंसी आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स, ये फ्रॉम होगा, फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट इफेक्ट लर्निंग आउटकम। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा कारक है, ठीक है, जो लर्निंग को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस, दूसरा है टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, तीसरा है स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम और चौथा है लर्नर्स मोटिवेशन।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1, पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। तो लर्निंग के लिए जो फैक्टर्स हैं उसमें पेरेंट्स का इनकम और इसका स्टेटस मैटर नहीं करता है, ठीक है। चाहे वो पेरेंट्स का इनकम कम हो या ज़्यादा हो, इससे लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इफेक्ट पड़ता है टीचर की पर्सनालिटी और एटीट्यूड से इफेक्ट पड़ता है, यानी टीचर की पर्सनालिटी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो ये लर्निंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसी तरह से स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, यानी क्लासरूम का जो संरचना है या उसका आकार जो है अगर अच्छा है, बड़ा है, सभी लोग कंफर्टेबल बच्चे बैठ सकते हैं उसमें, तो ये बिल्कुल ये लर्निंग पे इफेक्ट करेगा। और दूसरा है लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अब लर्नर का जो मोटिवेशन है यानी उसका अभिप्रेरण है या उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, वो भी लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द क्लास। टीचर जो है क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। गीता नोज द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। एक गीता स्टूडेंट है, उसको उन सारे डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग और कॉन्सेप्ट पता है। शी ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, उसे वो बिना किसी डिफ़िकल्टी के सारे कॉन्सेप्ट को, बिना किसी परेशानी के सारे कॉन्सेप्ट को क्या करती है, समझ जाती है। शी इज़ गुड इन, वो अच्छी है, किसमें अच्छी है, पहला है कॉग्निटिव एबिलिटी, दूसरा है मोटर स्किल, तीसरा है रोट मेमोरी और दूसरा है वर्बल एबिलिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है संज्ञानात्मक योग्यता, मोटर स्किल है, रोट मेमोरी है। रोट मेमोरी का मतलब क्या होता है, रटना, ठीक है, रोट में से रटना होता है। वर्बल एबिलिटी यानी मौखिक योग्यता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक योग्यता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, लर्निंग इन अ चाइल्ड और एडल्ट टेक प्लेस ड्यू टू। अब वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम है, ठीक है, अधिगम किसी भी बच्चे या बड़े में, चाहे वो चाइल्ड हो या एडल्ट हो, किस वजह से वो लर्न करने की क्षमता रखता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है। पहला ऑप्शन है इनबॉर्न एबिलिटी यानी जन्मजात योग्यता, दूसरा है साइंटिफिक एटीट्यूड, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक आपसी व्यवहार। यानी वाइगॉत्स्की का ये मानना है कि कोई भी चाइल्ड या एडल्ट, ठीक है, वो तभी लर्न कर सकता है, वो लर्न करता है किसके वजह से, सोशल इंटरेक्शन की वजह से, यानी जो सामाजिक आपसी व्यवहार होते हैं, उसका समाज में लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना होता है, रहन सहन होता है, ठीक है, जो उसके लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्निंग एक्योर्स ड्यू टू। अब यहाँ पे पियाजे के अनुसार लर्निंग अर्जित होता है यानी अधिगम अर्जित होता है। कारण क्या है इसका, कैसे जो है ना लर्निंग होता है, पहला है स्टिमुलस रिकॉग्निशन, दूसरा है एसिमिलेशन एंड एडप्शन, तीसरा है इनबॉर्न स्पीकिंग एबिलिटी और चौथा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी एसिमिलेशन एंड एडप्शन की वजह से, यानी समावेश एंड स्वीकरण की वजह से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ स्टीम व्हेन दे आर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, ठीक है, व्हेन दे आर, यानी एक बच्चा जो है उसे महसूस होता है कि उसे लैक ऑफ सेल्फ स्टीम हो रहा है। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है, आत्मसम्मान, यानी उसको आत्मसम्मान जो है कम मिल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब उन्हें फील होता है, पहला ऑप्शन है नॉट अलाउड टू ईट व्हाट दे वांट, यानी जब वो जो कुछ भी खाना चाहते हैं वो उसे नहीं मिलता है या नहीं खाने की परमिशन मिलती है। नॉट अलाउड टू प्ले विथ फ्रेंड्स, ठीक है, उन्हें दोस्तों के साथ खेलने की परमिशन नहीं मिलती है। तीसरा ऑप्शन है नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज, जब वो
अपनी फीलिंग्स यानी अपनी भावनाओं को शब्दों या भाषाओं में एक्सप्रेस यानी दर्शा नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी चिल्ड्रेन जो है, ठीक है, उनको लैक ऑफ सेल्फ स्टीम कब होता है, यानी उसको कब लगता है कि उसके आत्मसम्मान में कमी हो रही है। ठीक है, तो जब वो अपनी भावनाओं को, ठीक है, शब्दों या भाषाओं में व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विट इज़ नॉट अ वेरी गुड मैथड ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, यानी इनमें से कौन ऐसा मेथड है जो वोकैबुलरी लर्निंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, पहला है राइटिंग, दूसरा है टॉकिंग एंड रीडिंग, तीसरा है वॉचिंग मूवी, और ऑप्शन नंबर 4 1 एंड 3। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, यानी वोकैबुलरी को सीखने के लिए, ठीक है, जो सबसे अच्छा मेथड है वो है टॉकिंग एंड रीडिंग है। यानी ये ठीक मेथड है कि आप जो है आपकी वोकैबुलरी कब ज़्यादा अच्छी होगी, जब आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको टॉक कर रहे हैं, ठीक है, या उसको रीड कर रहे हैं। लेकिन राइटिंग एंड वॉचिंग मूवी से, ठीक है, ये दोनों जो तरीका है वो लर्निंग के वोकैबुलरी की लर्निंग के लिए सही मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 4 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ स्मॉल चाइल्ड वर्ड्स आर, यानी एक छोटे बच्चे के लिए शब्द हैं, क्या हैं? पहला है एन इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है बेस्ट वे टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, और तीसरा है 1 एंड 2। पहला ऑप्शन क्या है? एन इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स जो होता है एक छोटे बच्चे के लिए बहुत इफेक्टिव टूल होता है, यानी बहुत प्रभावशाली तत्व होता है। जब छोटा बच्चा जो है बहुत कुछ तो बोल नहीं पाता, ठीक है, वो छोटे छोटे शब्दों में क्या करता है, अपनी बातों को कहता है, लोगों से कम्युनिकेट होता है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन जो है बेस्ट वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग, बिल्कुल ठीक है, इन शब्दों से ही बच्चे क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2, यानी एक स्मॉल चाइल्ड के लिए वर्ड्स जो है एक इफेक्टिव टूल भी है कम्युनिकेशन के लिए, और बेस्ट वे भी है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस्ट वे टू डेवलप अ चाइल्ड्स वोकैबुलरी एट द इनिशियल स्टेज, यानी एक चाइल्ड को के वोकैबुलरी को डेवलप करने का जो इनिशियल स्टेज है वो क्या होगा, यानी इनिशियल स्टेज पे एक चाइल्ड के वोकैबुलरी को कौन सा सही तरीका होगा उसको डेवलप करने का। पहला ऑप्शन है मेक हिम गो टू स्कूल एट वेरी यंग एज, यानी उसे जो है बहुत छोटी उम्र में ही स्कूल भेज दिया जाना चाहिए। तीसरा है एंगेजिंग इन टॉक्स विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट अलॉट, ठीक है, उसे जो है बच्चों के साथ बात करने में इंगेज कर दिया जाए, या फिर और उसको कहा जाए कि आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। तीसरा है लीव द चाइल्ड अलोन विद द स्टोरी बुक्स, ठीक है, बच्चे को स्टोरी बुक के साथ क्या कर देना चाहिए, अकेला छोड़ देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है शो द चाइल्ड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन टीवी, ठीक है, बच्चों को जो है टीवी पे अलग अलग प्रोग्राम दिखाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी इनिशियल स्टेज पे एक चाइल्ड के वोकैबुलरी को डेवलप करने का जो सही तरीका होगा वो क्या होगा कि उसको जो है बच्चों के साथ इंगेज कर दिया जाए टॉकिंग करने में, और साथ ही साथ उसको क्या कहा जाए कि आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ो उसके साथ, ठीक है, यानी बच्चा जब ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, छोटे बच्चे, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे, तो क्या होगा उसकी वोकैबुलरी डेवलप होती है। यानी इनिशियल स्टेज पे बच्चे क्या होते हैं, रट कर जो है किसी चीज़ को सीखते हैं और याद करते हैं, ठीक है, रोट मेमोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चाइल्ड ऑफ क्लास 2 फॉल सिक वेरी ऑफन, ठीक है, दो क्लास का बच्चा, ठीक है, बार बार क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक है, बार बार क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। ही हैज़ टू बी absent फ्रॉम द क्लास टू सीक मेडिकल एडवाइस अगेन एंड अगेन, उसे बार बार क्लास से absent होना पड़ता है मेडिकल एडवाइस के लिए। दिस प्रॉब्लम विल इफेक्ट हिज, यानी ये समस्या उस प्रभावित करेगी, किस चीज़ को प्रभावित करेगी। ऑप्शन है हमारे पास
लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, दूसरा है कॉग्निटिव एबिलिटी, तीसरा है टॉकिंग एंड स्पीकिंग, ये स्पीकिंग होगा, ठीक है ना, स्पीकिंग। चौथा चौथा है मोटर स्किल। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, लर्निंग सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 2 क्लास का बच्चा जब बीमार हो जा रहा है बार बार, ठीक है, और उसको बार बार अब्सेंट होना पड़ रहा है क्लास से मेडिकल एडवाइस के लिए, तो क्लास से बार बार अब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, उसका जो सेकंड लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे टॉकिंग एंड स्पीकिंग तो होगा ही उसका, साथ ही साथ अपना जो मदर टंग है वो भी डेवलप होगा, मोटर स्किल भी होगा, वो रोज़ की एक्टिविटी भी कर रहा होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम होगी इसके साथ वो क्या होगी, सेकंड लैंग्वेज सीखने की, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, when young learners seem to lose interest in a lesson the teacher should। एक यंग लर्नर है, यानी वो जो है अपना इंटरेस्ट खो रहा है, ठीक है, लेसन में, यानी अपना पाठ याद नहीं कर पा रहा है, वो उसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है सीखने में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है जो टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, दूसरा है आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम। हाँ, पहला ऑप्शन उसको हिंदी में देख लेते हैं, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, यानी उस बच्चे को क्या करना चाहिए, एक कहानी सुनाना चाहिए या कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, उसे कहना चाहिए कि कुछ देर आप चुपचाप बैठे रहो। तीसरा है अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, उसे कहना चाहिए कि आप बाहर जाओ एंड खेलो। और चौथा है आस्क देम टू स्लीप और वाइल, या उसे कहना चाहिए कि उसे कुछ देर सो जाओ आप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। यानी जब एक यंग लर्नर अब का इंटरेस्ट ना हो अपने लेसन में, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि उसे कोई एक कहानी सुनानी चाहिए, ठीक है, ताकि उसका अट्रैक्ट हो, ठीक है, वो अपने लेसन की तरफ, और कहानी भी उसके लेसन से रिलेटेड हो, साथ ही साथ जो है कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करके उस बच्चे को समझाने की कोशिश करे टीचर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू द लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीचर जो है वो लर्नर को, यानी अधिगमकर्ता को, ठीक है, जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग को डायरेक्टली नहीं बताते हैं, बिकॉज, क्योंकि क्या कारण है? पहला ऑप्शन है लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। अब लर्नर नहीं चाहते हैं, लर्नर को पसंद नहीं है, यानी अधिगमकर्ता को पसंद नहीं है कि उसे जो है मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दिया जाए, यानी वर्ड्स का मीनिंग दिया जाए। तीसरा है इट प्रिवेंट्स लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पुजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, ये जो है लर्नर को नए नए शब्द पुजल के माध्यम से या क्लू के माध्यम से ढूंढने में जो है क्या करते हैं, रोकते हैं। तीसरा है लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, यानी लर्नर को पहले से ही पता है उस वर्ड का मीनिंग क्या है। और चौथा है वोकैबुलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, ठीक है। तो ये सही जो आंसर होगा वो है इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी किसी भी नए वर्ड की मीनिंग को टीचर नहीं बता रहा है लर्नर को, क्योंकि वो क्या चाहता है कि जो लर्नर है वो डिस्कवर करे, यानी ढूंढे उस वर्ड के मीनिंग को, किसके थ्रू, पजल और क्लूज के थ्रू, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, उनकी वोकैबुलरी क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर इज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैसिलिटेटर यानी सुविधाकर्ता के
सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लैंग्वेज के प्रति? पहला है टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर टू यूज़ लैंग्वेज मीनिंगफुली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, उसे ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, किसके लिए? लर्नर्स के लिए, ताकि वो मीनिंगफुली लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है, या उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर लिसन टू इट। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और लिसनर को क्या, लर्नर को इसे सुनने के लिए कहें। चौथा है टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम। ठीक है, या फिर उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली पूरे क्लास को कंट्रोल करना चाहिए और पूरे सिलेबस को जल्द से जल्द कवर कर देना चाहिए, कंप्लीट करा देना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन है टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। ठीक है, या उन्हें लेसन को यानी पाठ्य को जोर जोर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंग्लिश टीचर का एक फैसिलिटेटर के रूप में जो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। ठीक है, ताकि जो लर्नर्स हैं लैंग्वेज को मीनिंगफुली समझ सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। लिखा है द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य होता है प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश टीचिंग का, वो क्या होता है? पहला, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इंग्लिश का इस्तेमाल जो है डिफरेंट सिचुएशन लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में होना चाहिए। दूसरा है स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, यानी इंग्लिश को ब्रिटिश एसेंट में ब्रिटिश लहजे में बोलना। दूसरा है स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना। चौथा है नोविंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश के ग्रामर को जानना। तो यहाँ पे जो मेजर ऑब्जेक्ट होता है एक इंग्लिश टीचर का प्राइमरी लेवल पे वो क्या होता है? प्राइमरी लेवल पे वो क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है ना, यानी प्राइमरी लेवल पे एक इंग्लिश टीचर का जो मेजर ऑब्जेक्ट है वो ये है कि यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, यानी बच्चों को जो है वो इंग्लिश सिखाए कि वो अपने लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा जो आपके जुलाई सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।